Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine and keep study continue. Okay? तो बच्चों आज हम सोशल साइंस की क्लास में लेकर के आए हैं चैप्टर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो इसका एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट जिसमें हमने पुलिस के फंक्शंस के बारे में रीड किया और समझाया कि कैसे हम क्रिमिनल सिस्टम को फॉलो क्या सिस्टम है हमारा, इसको कैसे हम कोई मुकदमा या एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं, उनके बारे में तो अब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा पोर्शन हमारा रह गया था जिसमें हमने पुलिस के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि पुलिस क्या क्या करती है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 284 पे। ठीक है, तो इसको ओपन करो आप, इससे क्वेश्चन बनेगा आपके। इसमें क्या बताया गया है, मेजर ट्रैफिक ऑफेंसेस, यानी कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे अपराध हैं जो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, है ना। ट्रैफिक से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से अपराध हम करते हैं या किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफेंस तो है ट्रैफिक रिलेटेड, ड्राइविंग विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। हम कभी भी ड्राइविंग करें तो हमारे साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये एक अपराध माना जाता है। ठीक है। सेकंड है ड्राइविंग विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके साथ आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हों, चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हों। अगर ये नहीं है, कहीं पर आपको चेक किया गया, तो ये आपका ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। थर्ड है ड्राइविंग टू माइनर, और फोर्थ है नॉट वियरिंग हेलमेट और सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग, यानी हमें ड्राइविंग माइनर मीन्स एज से जो नीचे व्यक्ति होता है, जैसे एक एज फिक्स की हुई है ना, छोटे बच्चों को ड्राइविंग नहीं करने देना चाहिए, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 18 वर्ष से ऊपर का बच्चा ही ड्राइविंग करे। कुछ है, लेकिन वो सब चीज़ अभी चल नहीं पाती है, गवर्नमेंट भी पुलिस भी इसका ध्यान नहीं देती है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही हाथ में गाड़ियाँ दे देते हैं। और अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। फिफ्थ है ड्रंकन ड्राइविंग, यानी पीकर हमें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। डिसऑबिंग ट्रैफिक पुलिसमैन, अगर कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको हमने डिसऑबे किया तो वो भी आपका ऑफेंस है। यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना भी एक अपराध माना जाता है, उसका भी आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ओवर स्पीडिंग, तेज़ गति में गाड़ी चलाना। इनकरेक्ट पार्किंग, अगर आपने कहीं पर गलत जगह पे पार्किंग कर दी है तो वो भी आपका ऑफेंस है, आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले। एंड 10 नंबर पे है नॉट कीपिंग व्हीकल फिट इन अकॉर्डेंस विद द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, और आपका व्हीकल अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के आधार पर उसके अनुसार कीप फिट नहीं है, यानी आपका व्हीकल ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है, धुआं ज़्यादा दे रहा है, तब भी आप क्या माने जाएंगे, ऑफेंस माने जाएंगे। तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं ट्रैफिक के। और अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 285 पर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि हम क्या करेंगे, कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी अपराध होता है तो हमें एफआईआर फाइल करनी होती है, कल हम पढ़ चुके थे सबसे पहले। ठीक है ना, जैसे उन्होंने किया था, उनकी बाइक चोरी हुई थी, संजय एंड रवि जो भी थे। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं एफआईआर, हु कैन फाइल इट, एफआईआर को कौन फाइल कर सकता है। हाँ, तो एनी पर्सन कैन फाइल एन एफआईआर, द एफआईआर may be lodged in person or sent by post। अब एफआईआर कैसे लॉज की जाए, कैसे दर्ज कराई जाए, हु कैन फाइल इट, कौन करा सकता है इसको। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन दे सकता है, मान लो किसी के साथ कोई अपराध हुआ है या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो बेचारा वो एक्सीडेंट होने वाला व्यक्ति थोड़ी एफआईआर दर्ज कराने जाएगा, कोई भी पर्सन दर्ज करा सकता है उसको, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, उसकी फैमिली का हो या कोई चश्मदीद वहाँ पर खड़ा हो, वो पर्सन भी एफआईआर करा सकता है।
तो इन पर्सनली भी जाके करा सकते हैं और सेंड बाय पोस्ट से भी भेजा जा सकता है एफआईआर को लिख के, ठीक है। इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में द पुलिस हैज़ स्टार्टेड रजिस्टरिंग एफआईआर्स बाय ईमेल आल्सो। कई सिटीज़ में ईमेल के द्वारा भी एफआईआर को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है तो हम इसको ईमेल से भी सेंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एफआईआर बी लॉज्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि एफआईआर उस एग्रीव पर्सन के द्वारा ही दर्ज कराई जाए। एग्रीव पर्सन मीन्स पीड़ित व्यक्ति, जो पीड़ित है। मान लो किसी के यहाँ चोरी हो गई और वो चोरी, जिसके यहाँ चोरी हुई है वही जो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाए, ये ज़रूरी नहीं है। फैमिली पर्सन कोई भी जा सकता है। द एफआईआर शुड बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल इंक्लूडिंग द नेम्स ऑफ द कल्प्रिट और विटनेसेस और बोथ। एफआईआर बिल्कुल डिटेल में दर्ज करवाई जानी चाहिए, जिसमें कि नेम इंक्लूड हो, कल्प्रिट का नेम भी हो, विटनेसेस के नेम हो और सभी कुछ हो, डिटेल पूरी। दिस मेक्स सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन ईजियर एंड इफेक्टिव। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको करने में आसानी रहेगी और वो प्रभावी रहेगी, ठीक है। अब बात आती है एफआईआर वेयर कैन इट बी फाइल्ड। इसको कहाँ पर फाइल करवाया जाए एफआईआर को। ऐसा तो है ही नहीं कि सबको पता हो कि एफआईआर कहाँ पुलिस स्टेशन में होती है या कहाँ होती है, सबको पता नहीं होता है ना। तो इसको देख लें हम। एन एफआईआर कैन बी फिल्ड इन द पुलिस स्टेशन ऑफ द कंसर्न एरिया इन हुज जुरिस्डिक्शन सैड क्राइम हैज़ बिन कमिटेड। एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन में हम दर्ज करवा सकते हैं जो कि उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में, उस एरिया के क्षेत्राधिकार में जो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पर जाकर हम एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। यानी हम रहते हैं केशोराय पाटन और हम कोई भी क्राइम हुआ है वो कोटा एरिया में हुआ है तो हम उसकी एफआईआर कहाँ कराएंगे, कोटा में कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम उस क्षेत्राधिकार में एफआईआर करा सकते हैं। इट मस्ट बी एड्रेस टू द ऑफिसर इंचार्ज। किसको एड्रेस करके लिखी जाती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और टू हिज असिस्टेंट ऑफिसर इफ द फॉर्मर इज अवेलेबल। अगर फॉर्मर ऑफिसर अनअवेलेबल है तो असिस्टेंट ऑफिसर को भी हम दे सकते हैं। देयर आल्सो एग्जिस्ट प्रोविजन टू लॉज एन एफआईआर इन एरियाज आउटसाइड द क्राइम साइट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन गाइडलाइन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हम कहाँ पर फाइल करेंगे हमारी एफआईआर, पुलिस स्टेशन में, जो हमारे उस क्षेत्र के अधीन आता है जहाँ पर क्राइम हुआ है। एफआईआर हाउ टू फाइल इट, कैसे इसको फाइल करवाएं, कैसे लिखवाएं। इन द इवेंट दैट एन एग्रीव्ड पर्सन ऑफ एनी अदर पर्सन इन हिज हर बिहाफ विशेष to file an FIR after an offence has been committed against him, he or she can lodge in the following way। जो एग्रीव्ड पर्सन है, या तो वो स्वयं जाए या कोई एनी अदर पर्सन उसकी फैमिली का उसके बिहाफ पर जाकर, उसकी इच्छा के बाद उसके बिहाफ पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है उस ऑफेंस के बारे में, उस अपराध के बारे में जो उसके साथ हुआ है। अब क्या उसका वे बताया है आपको किस तरह से करवाना है। विजिट द पुलिस स्टेशन एंड मीट द ऑफिसर इंचार्ज। पुलिस स्टेशन जाए, ऑफिसर इंचार्ज से मिलें वहाँ पर जो एसएचओ हैं। नरेट इन करेक्ट सीक्वेंस, उसको सारा विवरण बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, चोरी हुई है या मारपीट हुई है या मोबाइल चोरी हुआ है, जो भी अपराध हुआ है उसकी पूरी डिटेल बताएं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस टू द ऑफिसर। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑफिसर को देनी है। द ऑफिसर विल नॉट द इंफॉर्मेशन गिवन इन राइटिंग। The officer will not the information given in writing. The written information will be signed by the person giving it. ऑफिसर भी उसको राइटिंग में ले सकता है, लिख भी सकता है खुद, और आप राइटिंग में भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिसमें आपके सिग्नेचर हों। द इंफॉर्मेशन गिवन शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द ऑफिसर। वो इन्फॉर्मेशन
एंटर की जाती है और रखी जाती है ऑफिसर के द्वारा, और अ कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट, और उस एफआईआर की एक कॉपी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट उस इंफॉर्मेशन देने वाले को दी जाती है, यानी जो भी एफआईआर लिखवाने गया है उसको एक कॉपी दी जाती है उसकी, ठीक है। इफ एन ऑफिसर इंचार्ज रिफ्यूज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन द सेम मे बी सेंट इन राइटिंग बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस कंसर्न who if satisfied the such information disclose the commission of the cognizable offense। अगर ऑफिसर इंचार्ज मना करता है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए तो आप इसको सीधे पोस्ट से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज सकते हैं, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई होता है इस इंफॉर्मेशन से तो फिर उसको कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, यानी संज्ञेय अपराध। शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द मैटर हिमसेल्फ और सेल्फ और डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। फिर एक पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑफिसर नियुक्त किया जाता है उसका क्या काम होता है? The investigation. Upon the filling of the FIR, the investigation in the case begins. FIR फिलिंग होने के बाद इन्वेस्टिगेशन इन द केस बिगिन, यानी केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होती है। मान लो कोई चोरी हुई है या मारपीट हुई है या फिर किसी का मर्डर हुआ है तो FIR स्टार्ट दर्ज कराने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डिप्यूट्स एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त करता है, हु देन गोज इनटू द डिटेल ऑफ द केस। और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है? केस की डिटेल में जाता है, यानी वो इकट्ठा करता है सारी डिटेल। कलेक्ट एविडेंस कलेक्ट करता है, गवाह सबूत, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है सभी के सबूतों के। एंड वंस ही शी अराइव एट सम कंक्लूजन, फिर वो किसी एक कंक्लूजन पर आता है। सभी गवाहों के स्टेटमेंट लेने के बाद एक निष्कर्ष निकालता है अबाउट द गिल्टी पर्सन, उस गिल्टी पर्सन के लिए, हु कमिटेड द क्राइम, जिसने कि क्राइम किया है। ही फ्रेम्स द चार्जशीट, और फिर वो क्या करता है? चार्जशीट बनाता है। दिस चार्जशीट इज देन एडमिटेड इन द कोर्ट, फिर वो चार्जशीट कहाँ एडमिट की जाती है? कोर्ट में। फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इज टेकन अप फॉर हियरिंग बाय द जज इन ड्यू कोर्स, और फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर हियरिंग होती है जज के सामने ड्यू कोर्स, निश्चित समय में। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है? चार्जशीट बना करके जज के सामने पेश करता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको किस तरह से हमारा सिस्टम चलता है जस्टिस का। अब आगे चलते हैं। कोई ऑफेंस अगर होता है तो जो अरेस्टेड पर्सन होता है, मान लो पुलिस उसका जुर्म साबित हो जाता है, फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, तो जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसके क्या राइट्स होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई अपराधी है जो कल्प्रिट है, उसको झूठा भी पकड़ में आ जाता है ना। कभी ऐसा थोड़ी कि वास्तविक अपराधी पकड़ में आए, कभी झूठा अपराधी भी पकड़ में आ जाता है बिना गवाह बिना सबूत के, जिसने क्राइम नहीं किया हो। तो उसको क्या होता है? काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। तो उस अरेस्टेड पर्सन के, या कोई कल्प्रिट है, कोई अपराधी है, तो उस जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। वो क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। द पुलिस आर एम्पावर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस के पास ये पावर होती है कि किसी भी संगीन अपराध करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। However, at the same time, there are certain restrictions on the police
और उसी समय सेम टाइम पुलिस पर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं। वो क्या है? वाइल कंडक्टिंग द अरेस्ट एंड वाइल कीपिंग द अरेस्टेड इन पुलिस कस्टडी, जब पुलिस कस्टडी में रखते हैं उस अरेस्ट पर्सन को पुलिस की कस्टडी में, दस द अरेस्टेड पर्सन हैज सम राइट्स, तो उस अरेस्टेड पर्सन के कुछ राइट्स होते हैं, विच शुड नॉट बी वियोलेटेड, वो वियोलेट नहीं होने चाहिए, उन पर कहीं कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। दीज राइट्स कैन बी एनकैप्सुलेटेड एज लिस्टेड बिलो, इन राइट्स को नीचे बताया गया है। मान लो कोई पहले हमने पढ़ा था कि पुलिस के पास अधिकार होता है कोई संगीन अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना किसी वारंट के पकड़ सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, पढ़ा था ना हमने। लेकिन कभी कभी संगीन अपराध का या दूसरे किसी मामूली अपराधी व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। द पर्सन इज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीज़न ऑफ हिज हर अरेस्ट, उस पर्सन को ये बताया जाना चाहिए कि उसको किस लिए अरेस्ट किया गया, पुलिस का ये काम होता है। द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म दैट ही शी हैज़ द राइट टू रिटेन अ लॉयर ऑफ हिज हर चॉइस, और पर्सन को ये भी अधिकार होता है कि वो अपनी चॉइस का लॉयर कर सके, वकील कर सके, ठीक है। द अरेस्टेड पर्सन इज टू बी अलाउड टू इन्फॉर्म हिज और फैमिली मेम्बर्स अबाउट द अरेस्ट, और उस अरेस्टेड पर्सन को ये अलाउ किया जाना चाहिए या किया जाता है कि वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को अपनी अरेस्ट होने के बारे में सूचना दे सके। ही इज सपोज टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, और उसे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं तो ये राइट है उस अरेस्टेड पर्सन का। He cannot be kept in police custody beyond 24 hours unless the magistrate so allows, और अगर पुलिस हिरासत में 24 आवर्स तक ही रख सकती है पुलिस उसको, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट अलाउ करता है तो फिर रख सकती है, अन्यथा उसको छोड़ना पड़ता है। He cannot be tortured, उसको टॉर्चर्ड नहीं किया जा सकता। Nor can be denied basic facilities like food, और बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने में भी उसको डिनीड मना नहीं किया जा सकता, जैसे फूड, वाटर एंड क्लोथिंग, ये तो उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरेस्ट कर लिए तुम अपराधी हो तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा, नहीं, उसको सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी आपको। ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू बी एक्सेप्ट हिज गिल्ट, कभी कभी क्या होता है पुलिस खूब डंडे मार के, टॉर्चर करके, ज़बरदस्ती अपराध को क्या करवाती है, स्वीकार करवाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, बोल किया नहीं किया तुमने, तैने किया है, बोल, मारती है ना डंडे। वैसे पुलिस फोर्स नहीं कर सकती है गिल्ट को एक्सेप्ट कराने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जनरली हमने देखा है फिल्मों में ऐसा ही किया जाता है। Males under 15 years of age and women cannot be summoned to the police station only for the purpose of questioning, और मेल्स यानी पुरुष 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको और महिलाओं को कभी भी समन नहीं किया जा सकता पुलिस स्टेशन में, केवल क्वेश्चन करने के लिए, यानी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। किस किस को? 15 ईयर्स से कम वाले बच्चों को और महिलाओं को। तो ये सब चीज़ें हैं किसके लिए है? एक अरेस्टेड पर्सन के लिए बताई है कि उसको क्या क्या पावर होती है, क्या क्या राइट्स होते हैं उसके पास, अरेस्टेड पर्सन के पास, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा लंबा पढ़ने से फिर क्या है, आप भी आलसी हो जाते हो और समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। आज इतना सा ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।